Good evening. Please tell me if I'm audible. Okay, thank you. We'll wait for a few more minutes for other people to join in, and then we'll start with the session, which will be in the form of a question answer format. Okay, okay. Okay, Abhishek. So, broadly, I'll be sharing my broad strategy with you all, including the book list and everything, and my timetable for preparation. And otherwise, I'll take some other questions, whatever your queries are regarding my preparation. Okay, so let's wait for a few more minutes, more people to join in, and then we can start. Um, in the time being, hello everyone, and a very good evening. Please be ready with your questions so that we can proceed when everybody joins in. So I've already started receiving a few questions. I'm going to start taking them up. मैम प्रेशर को कैसे कंट्रोल करें इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई कैन रीड. देखो जो भी प्रेशर लेते हैं वो हम उतना वो सेल्फ इम्पोज है. वी आर द पीपल हु आर इम्पोजिंग प्रेशर ऑन आवर सेल्फ. तो यू नो बी ईजी ऑन योर सेल्फ एंड हैव faith in the preparation that you're doing. Other than that, you can meditate in order to relieve some tension, some pressure. Have a routine, have a few hobbies, and talk to people who are close to you, so that you can be feel a little less under pressure. Okay, so I am going to take some common questions that are being asked. It will be difficult to take all specific ones. So, I'm so sorry. There's some issue with the camera. So some of you are asking about my anthropology book list. For anthropology, I read Braintree notes entirely. 3 वॉल्यूम्स है उस नोट्स की, तो मैंने पूरे पढ़े. एंड उसके साथ साथ मैंने टॉपर्स नोट्स भी पढ़े. तो सचिन गुप्ता सर के जो नोट्स हैं एंथ्रोपोलॉजी के वो प्रिपेयर किए, और उसके साथ साथ प्रज्ञा जैन मैम के भी नोट्स हैं एंथ्रोपोलॉजी के. तो उन तीनों सोर्सेज को मिला के मैंने अपने नोट्स बनाए. करीब 500 पेज के नोट्स बने थे मेरे एंथ्रोपोलॉजी के. तो उसी नोट्स को मैंने बार बार रिवाइज़ किया. मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी एंथ्रोपोलॉजी के लिए. तो ब्रॉडली एंथ्रोपोलॉजी की मेरी यही स्ट्रैटेजी थी. एंड उसमें आंसर राइटिंग, डायग्राम्स वगैरह प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो डायग्राम्स वगैरह भी मैंने टॉपर्स कॉपी और टॉपर्स के नोट्स से उठा के आई मेड इट इनटू माय ओन नोट्स एंड आई प्रैक्टिस दैट अमाउंट. My option was anthropology. A lot of people are asking. How to choose optional subject? See, do it entirely based on your interest. When I was to choose an optional subject, I decided between geography, philosophy and anthropology. मैंने तीनों को उठाया, रीड किया. Geography मुझे इंटरेस्ट आ रहा था क्योंकि वो काफ़ी साइंटिफिक सब्जेक्ट है और मेरा साइंस बैकग्राउंड है. तो मैंने सोचा जोग्राफ़ी ऑप्ट कर सकती हूँ. बट फिर मुझे सिलेबस बहुत ह्यूज लगा जोग्राफ़ी का, तो मैंने उससे छोड़ के फिर फ़िलासफ़ी पढ़ा. बट फ़िलासफ़ी में उतना इंटरेस्ट नहीं आया. देन आई स्विच टू एंथ्रोपोलॉजी. एंथ्रोपोलॉजी रीड किया, मुझे बायोलॉजी वाले पार्ट में इंटरेस्ट आया, एवोल्यूशन में, जेनेटिक्स वगैरह में. तो आई फाइंड डिसाइडेड अपॉन एंथ्रोपोलॉजी बिकॉज इट वॉज इंटरेस्टिंग टू मी. सो प्लीज़ चूज़ एन ऑप्शनल सब्जेक्ट विच यू फाइंड इंटरेस्टिंग, क्योंकि
उसके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करना होता है, बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है ऑप्शनल को। तो डू इट एंटायरली बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। किसी के कहने पे मत लो ऑप्शनल, बिकॉज इट मे बैक फायर फॉर यू। ओके। Somebody is asking about consistency. uh, See, consistency के लिए you have to have a very clear goal in mind. मैं क्या करती थी, I wanted to be consistent throughout the preparation, क्योंकि मेरा ये मन था कि मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे, ज़्यादा अटैम्प्ट ना लगे एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो मैंने बहुत अच्छे से प्लान कर लिया था कि मैं इतने टाइम में इतना कुछ कंप्लीट कर दूँगी। और जब आप एक गोल सेट कर लेते हो अपने लिए, चाहे वो एक हफ्ते का हो या एक महीने का हो, तो फिर अपने आप ही यू स्टार्ट वर्किंग हार्डर, यू स्टार्ट गिविंग इट अ लॉट मोर टाइम। फिर आप ब्रेक्स उतने नहीं लोगे जितने आप अदरवाइज़ लोगे अगर प्लान शेड्यूल नहीं होगा। तो आई थिंक मेरी तो यही, मैंने तो कंसिस्टेंसी ऐसे ही मेंटेन की, क्योंकि सब कुछ डिसाइडेड होता था कि एक हफ्ते में ये करना है, इस महीने एंथ्रोपोलॉजी कंप्लीट करना है, या एक महीने में पॉलिटी कंप्लीट करना है। तो जब आपके गोल्स बहुत क्लियरली डिफाइंड होंगे तो कंसिस्टेंसी खुद ही आ जाएगी, क्योंकि देन you don't want to be lagging behind your goals, you want to meet your goals, because this is a very competitive exam and you don't want to lag behind. तो उसके लिए just plan everything out in advance. I think that will help maintain consistency. What else? um, about coaching, those if you're asking, सी इट्स एंटायरली अप टू यू, आप कोचिंग करनी है कि नहीं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं कि नहीं। मैं पर्टिकुलरली मैंने कोचिंग की क्योंकि मुझे सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था इकोनॉमिक्स में, तो मुझे लगता था कि मुझे समझ नहीं आएगा। तो मैंने 5-6 महीने के लिए जीएस की क्लास IAS ज्वाइन की थी इलाहाबाद में। और फिर इकोनॉमिक्स और बेसिक्स ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह कवर हो गया, तो मैंने कोचिंग क्विट कर दी एंड देन मेरे नोट्स तैयार हो गए थे। सो आई यूज़ टू रिवाइज दोज नोट्स। तो अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें यू थिंक दैट यू नीड गाइडेंस, और बिना गाइडेंस के आपको उसको समझने में प्रॉब्लम होगी, देन डू ऑप्ट फॉर अ कोचिंग। अदरवाइज देयर इज एम्पल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल, बहुत सारे वीडियोज़ भी हैं यूट्यूब पे, you can make use of that as well to clear out your concepts, because ultimately it's your concepts that matter. कौन सी कोचिंग की, कौन सी नहीं की, कौन सी बुक फॉलो की, ये उतना मैटर नहीं करेगा, बट आपका कॉन्सेप्ट बहुत मैटर करेगा। तो you can take a call on this. What else is being asked? Some of you are asking कि कौन सा ग्रेजुएशन करना चाहिए IAS के लिए। See, people from all streams, all sorts of graduation clear this exam. वो engineer, doctors, BA, BSc, all of these people, some MBAs are clearing this exam. तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही ग्रेजुएशन करूँगी तो मुझे आसानी होगी प्रिपेयर करने में। You can do whatever you want to. A lot of people, from BA, BSc background are clearing it. तो डोंट मेक दीज डिसीजंस बेस्ड ऑन कि IAS क्लियर होगा कि नहीं। जो स्ट्रीम ऑफ इंटरेस्ट है उसी में ग्रेजुएशन करो। यू कैन ऑल्सो मेक इट योर प्लान बी इन केस द UPSC प्लान डज नॉट वर्क in any such case, so you can use your graduation course. So please do it based on your interest and do it based on your liking. वो इस impression में मत करो कि UPSC के लिए कर रहा हूँ। That is my take on the graduation subject. What else? So there are a lot of questions. One second. So some people are asking for my book list for prelims and mains. Okay, so I want to tell you कि मैंने बुक्स बहुत ही लिमिटेड रखी थी, बिकॉज आई न्यू कि उतना ही पढ़ना चाहिए जितना रिवाइज हो पाए, क्योंकि अल्टीमेटली आप एग्ज़ाम में वही रिप्रोड्यूस करोगे। तो बुक लिस्ट मैं स्टार्ट करती हूँ विद हिस्ट्री मैंने 6 to 12 की NCERT की, उसके नोट्स बना लिए थे, क्योंकि उसमें छोटे छोटे टर्म्स होते हैं जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, या कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो मेंस में काम आते हैं।
तो एनसीईआरटी के मैंने नोट्स बना लिए थे, 6 to 12 की पढ़ी थी, बट हाँ वर्ल्ड हिस्ट्री वाली नहीं पढ़ी थी। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने कुछ वीडियो लेक्चर्स जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं वो देखे थे। और उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा वो पढ़ी थी। और इसके साथ साथ मेरे जो कोचिंग के नोट्स थे उससे भी सप्लीमेंट किया था इन बुक्स को। तो ये मेरी हिस्ट्री की बुक लिस्ट थी। हिस्ट्री के बाद अगर मैं जोग्राफी की बात करूँ तो अगेन 6 to 12 की एनसीईआरटी मैंने हमेशा बेसिक से स्टार्ट किया, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है वो अर्लियर क्लासेस में होती है। तो इफ़ यू थिंक दैट यू नीड टू ब्रश अप दोज कॉन्सेप्ट्स देन स्टार्ट विद दी अर्लियर एनसीईआरटी। 6 से स्टार्ट कर लो और एक बार पढ़ लो, हो सकता है बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि दोज आर वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट्स। और 9th और 11th की, 10th और 12th की एनसीईआरटीज़ में काफ़ी सिमिलैरिटी है। यू कैन गो थ्रू देम वंस, और जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं जैसे कि इंडिया का मानसून सिस्टम है, या फिर जो विंड्स हैं ब्लो करती हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, या अर्थक्वेक है, वोल्केनोज हैं, ऑल दीज थिंग्स यू कैन मेक नोट्स आउट ऑफ दोज इफ़ यू लाइक। तो वो बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे वहाँ से जोग्राफी के। जीसी लियोंग की मैंने 2 रीडिंग दी थी, बट उसके बाद आई कुड नॉट रिवाइज इट फर्दर, तो उससे मुझे उतना बेनिफिट नहीं हुआ। एंड मैंने इसको भी सप्लीमेंट किया था अपने कोचिंग के नोट से। देन इफ़ वी कम टू एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट में मैंने कोई ऐसी बड़ी बुक नहीं पढ़ी। मैंने शंकर आईएस की नहीं पढ़ी थी। मैंने बेसिकली बायो के जो लास्ट 4 चैप्टर्स होते हैं वो एनवायरनमेंट के लिए पढ़े थे। और उसके साथ साथ मैंने ना टेस्ट बहुत दिए थे एनवायरनमेंट के, क्योंकि एनवायरनमेंट इज़ मोस्टली करंट बेस्ड। तो आई गिव अ लॉट ऑफ टेस्ट, जो सेक्शुअल टेस्ट आते हैं किसी भी कोचिंग के कर लो, तो वो टेस्ट देखे ना, लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, अ लॉट ऑफ फैक्ट्स, दे स्टार्ट फिटिंग इन योर हेड। तो यू कैन सप्लीमेंट योर एनवायरनमेंट प्रिपरेशन लाइक दैट। एंड इसके साथ साथ आई ऑल्सो वॉच्ड फ्यू लेक्चर्स ऑन अनअकैडमी जो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पे हैं, वो भी मैंने देखे थे। एंड इट वॉज मोस्टली करंट बेस्ड। करंट आई हैड डन वेरी थरली फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। देन व्हाट एल्स वी टॉक्ड ऑफ, देन वी कैन टॉक ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने वही माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ी थी जो एनसीईआरटी है। उसके साथ साथ मैंने कोचिंग के नोट्स करे थे। अब इकोनॉमिक्स में ये मैटर नहीं करता कि आप किस सोर्स से पढ़ रहे हो, बट जो कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे छोटे, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग है, या करेंसी का अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन, ये जो चीज़ें फ्रीक्वेंटली पूछी जा रही हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें एंड यू विल रियलाइज द पैटर्न कि कुछ कॉन्सेप्ट्स पता होने ज़रूरी है। सो यू कैन वॉच यूट्यूब वीडियोज़, यू कैन फॉलो अ बुक फॉर दैट, कोई भी रिसोर्स फॉलो करो, बट दोज कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर। उससे प्रीलिम्स में यू कैन सॉल्व दोज क्वेश्चंस वेरी इजीली if your concepts are clear. I also solved a lot of sectional tests for economics. And then for polity, so everybody follows the same book. I also followed Lakshmikant entirely. उसको मैंने 4-5 बार पढ़ा होगा, and I made small note out of it in the book itself. उसके notes बनाए थे, तो वो replication of work होगा, but book में ही उसके notes बनाए थे। तो broadly ये मेरी book list थी for prelims and mains. बाकी मेंस के लिए तो आई मेड माई ओन नोट्स फॉर एवरी टॉपिक। समबडी इज आस्किंग आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कब शुरू करें। तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप तभी शुरू करें जब आप थरो हुए हैं सारे सब्जेक्ट से। ऐसे बीच में अचानक से इफ़ यू स्टार्ट राइटिंग आंसर्स यू विल नॉट हैव द कंटेंट फॉर दोज आंसर्स। तो एक बार आई वुड एडवाइज कि गो थ्रू ऑल द सब्जेक्ट्स वंस, हैव अ basic understanding of all those subjects, and then start writing answers, compare them with other answers, and see what you can do to improve those answers. So I started writing answers 5 to 6 months into my preparation. तो 5-6-7 महीने बाद एक बार आप हो गए उठारो अपने कोर्स के साथ, you can start writing answers. Somebody has asked GS3 का सब टॉपिक कैसे कवर करें। तो GS3 तो बहुत डायनामिक हो गया है, पेपर इज़ वेरी डायनामिक GS3 का। उसके सब टॉपिक्स तो आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का मटेरियल मिल जाएगा उसके लिए, तो दैट्स नॉट अ थिंग ऑफ वरी। आई थिंक उसके लिए करंट अफेयर्स को थरोली करना बहुत ज़रूरी है GS3 के लिए। तो मैंने तो वही किया था, लाइक क्वेश्चंस लाइक फार्म बिल्स और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये सब पूछे गए थे। तो आई थिंक करंट अफेयर्स में थरो रहना रियली हेल्प इन GS3 answer writing. So you can always choose to supplement the static portion with some current knowledge that you gain from current affairs.
नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी कितने टाइम में कवर कर लेनी चाहिए? देखिए, कोई स्टैंडर्ड टाइम नहीं है जिसमें एनसीईआरटी कवर हो जानी चाहिए, सबकी अपनी पेस और स्पीड है। मैंने तो कैटेगोरिकली सब्जेक्ट वाइज टाइम दिया था, जैसे पॉलिटी को पहली रीडिंग लगाने में मैंने 1 महीने दिए थे। वैसे ही ज्योग्राफी को मैंने 15-20 दिन दिए थे, उसमें सारी बुक्स एक बार रीड कर दी थी। तो आई थिंक इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे करना चाहते हैं उसको कवर। पॉलिटी की थिक बुक है काफ़ी, लक्ष्मीकांत, तो 1 महीना लग गया था मुझे, क्योंकि मैं और भी चीज़ें कर रही थी साथ में। बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, 5-6 महीने में हो सकता है कि आपके जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो कवर हो जाएं। एंड ऑप्शनल को हटा के, ऑप्शनल के लिए और टाइम लगता है ऑब्वियसली, तो आई थिंक इस प्रिपरेशन को करने के लिए करीब 1 साल लग जाता है। हाउ टू कवर करंट अफेयर्स? So for current affairs, I would advise that read it daily, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट क्वेश्चन ऑफ ऑल पेपर्स, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो या इंटरव्यू राउंड हो, यू हैव टू बी वेरी थरो विद करंट अफेयर्स। तो what I used to do is read the newspaper every day. It could be any newspaper of your choice, whatever suits you, whatever gives you a good understanding, Indian Express, हिंदू, कोई भी। फिर उसके साथ साथ मैं डेली जो करंट अफेयर्स कंपाइलेशन होते हैं कोचिंग के, रात को सोने से पहले वो पढ़ लेती थी, तो सुबह की न्यूज़ जो रात को रिपीट होती थी वो मेरे दिमाग में इट यूज़ टू गेट कंसोलिडेटेड, बिकॉज आई यूज़ टू रीड इट ट्वाइस अ डे। उसके साथ साथ आई फॉलोड अ मंथली कंपाइलेशन फ्रॉम विजन, यू कुड चूज़ एनी वन, सो आई चोज़ विजन कंपाइलेशन, एंड आई थिंक इतना करना इज़ सफिशेंट फॉर करंट अफेयर्स। इसके बियॉन्ड आई थिंक यू कैन नॉट गो। और अगर बहुत ज़्यादा कुछ करना है तो यू कैन वॉच द डिबेट्स दैट आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब, RSTV and now it's Sunset TV, so all those debates you can also watch, उससे भी काफ़ी conceptual clarity मिलती है। That's one thing that you can do for current affairs. Okay, what else? आंसर्स को कैसे इवैल्यूएट करें? तो ये थोड़ा ट्रिकी है कि आप सेल्फ एवेल्यूएशन कैसे करें, बट आई ऑल्सो डिड द सेम। मैं 5-6 महीने करीब रोज़ 2-3 आंसर लिखती थी, तो उसका एवेल्यूएशन करने के लिए इनसाइट्स पे एक इनिशिएटिव था जहाँ उस क्वेश्चन अपलोड होते थे, तो कई लोग उसके कमेंट्स में आंसर्स भी अपलोड करते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स पे ये हो रहा होगा आई एम श्योर। तो वो जो आंसर्स अपलोड कर रहे हैं लोग, उसको देखिए एंड अपने आंसर को देखिए एंड सी कि उन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं क्या जो आपने छोड़ दिए थे, तो वो पॉइंट्स को देखो तो और उसको समझो भी, एंड ट्राई टू मेमोराइज दैट एज वेल। अगर कोई फैक्ट है, कोई इशू है जो अच्छा एड्रेस हुआ है किसी आंसर में, लर्न फ्रॉम द आंसर्स ऑफ योर peers of who are preparing. You can also form a group of people, 2-4 लोगों का ग्रुप बना सकते हैं, and you can also exchange your answers. The second thing that you can do is use toppers copies जो uploaded रहती हैं कई जगह पे, उसको देखो, see the format in which people have written answers, and you can see the structure कैसा है कि और content कैसा है, flow of answer कैसा है, all those things can be incorporated in your answer writing practice. Okay. How to be self-disciplined in preparation? See, you cannot be disciplined due to an outside factor. वो discipline should come from within. तो अगर आपका motivation is enough to push you to the study table every day, you will be operating under discipline. थोड़े बहुत breaks here and there is fine, but एक daily target you can set for yourself कि 7 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, whatever suits you, जितना भी टाइम आप निकाल पा रहे हो उतना पढ़ना है, एंड देन यू कैन ऑल्सो डिवाइड योर डे इनटू फ्यू स्लॉट्स कि इस टाइम पे करूँगी, दूसरे टाइम पे करूँगी। दैट वाज माय वे ऑफ डिसिप्लिनिंग माई सेल्फ। आई यूज्ड टू फील वेरी अकम्प्लिश्ड ऑन meeting those daily targets, so you can also try that. Someone is saying that are 14-16 hours compulsory for cracking this exam? I would say definitely not. It's not humanly possible to devote so much time on an everyday basis. It will make you feel burnt out अगर आप रोज़ इतनी पढ़ाई करेंगे। I will share my own experience. मैं 8 से 10 घंटे तो पढ़ती थी on a daily basis. That worked for me.
10 के बियॉन्ड हो सकता है कभी एग्ज़ाम के आसपास आई वुड स्टडी, बट 9 आवर्स 10 आवर्स वॉज एन एवरेज डेली स्टडी रूटीन। तो 16 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन डू दैट इन लेसर टाइम एज वेल। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कितनी इम्पॉर्टेंट है? आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली वो आंसर्स का कंटेंट, स्ट्रक्चर, फ्लो ही डिसाइड करेगा कि आपको मेंस में कितने मार्क्स मिलेंगे और मेंस क्वालिफाई होगा कि नहीं। और इसमें स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेंस में, क्योंकि बहुत ही लेंथी होता है पेपर, जो हमें 3 घंटे में कंप्लीट करना होता है। तो आपको लिखना पड़ेगा टू सी इफ़ यू आर एबल टू कंप्लीट दैट पेपर, टू सी इफ़ योर आंसर्स आर मेकिंग सेंस, if the content is at a good level, if you will get marks. So answer writing is really important. I think it's the crux of the mains preparation. Content तो बनाना ही है, इसके साथ साथ you have to write and see that if your answers are not good enough. Current affairs, I covered that question. What else? लक्ष्मीकांत पढ़ने से पहले एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। मैंने नहीं पढ़ी थी, और हो सकता है पहली रीडिंग में एनसीईआरटी उतनी समझ ना आए, सॉरी लक्ष्मी उतनी समझ ना आए, बट एक दो रीडिंग आप लगाएंगे उसकी तो कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होने लगेंगे। एनसीईआरटी पढ़ना इज़ नॉट अ नेसेसिटी, यू कैन रीड इट इफ़ यू थिंक इट हेल्प्स, बट आई डिड नॉट रीड इट। व्हाट एल्स? करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाएं? ओके, सो करंट अफेयर्स के नोट्स मैंने भी बनाए थे अपने पहले ईयर ऑफ प्रिपरेशन में, बट ऑनेस्टली मुझे फील हुआ कि वो पूरा वेस्ट चला गया, क्योंकि अल्टीमेटली जब रिवीजन किया तो विजन की मैगजीन से रिवीजन किया, तो आई थिंक वो एक्सरसाइज जो है वो रेपिटेटिव हो जाती है। जब हम नोट्स बनाते रहते हैं, पता भी नहीं रहता कि क्या बनाएं क्या ना बनाएं। और जैसे आज न्यूज़पेपर में कुछ आया है अबाउट आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, 3 दिन बाद देयर सम चेंज, तो नोट्स को कॉन्स्टेंटली लिखना, एडिट करना, इट बिकम्स अ लिटिल कम्बरसम। तो आई इन द सेकेंड ईयर ऑफ माई प्रिपरेशन आई डिड नॉट मेक नोट्स ऑफ करंट अफेयर्स। मुझे लगा मैं बहुत टाइम लगा देती थी उसमें, तो आई एंटायरली फॉलोड विजन मैगजीन्स एंड इट वर्क फॉर मी। तो अगर इफ़ इट्स हेल्पिंग यू सेव टाइम, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस आर ऑलरेडी डूइंग दैट वर्क फॉर यू, तो यू कैन अवॉइड मेकिंग नोट्स ऑफ करंट अफेयर्स। बट अगर बहुत मन है तो जो बहुत प्रोमिनेंट टॉपिक्स हैं, अगर कोई बिल है, कोई अमेंडमेंट है, या कोई ऐसा बहुत प्रोमिनेंट चीज़ है जो हुई है एंड उसके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे फार्म बिल्स था, तो उसके आप नोट्स बना सकते हैं, बट यू हैव टू चूज़ वाइजली। हर चीज़ के नोट्स नहीं बनाने हैं, नॉट एवरी टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, Is it necessary to stay in Delhi for preparation? I would say definitely not. In fact, I made a conscious decision to shift to my hometown, that is Allahabad, for preparing, because मुझे पर्सनली एक बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए था पढ़ाई करने के लिए, एंड आई थॉट आई कुड ओनली गेट इट एट होम, तो मैं तो यहाँ आ गई थी पढ़ने के लिए। बट यू कैन स्टे इन दिल्ली एंड प्रिपेयर, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गाइडेंस अवेलेबल है, तो इट्स टोटली अप टू यू। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में प्रेपरेशन होती है, मैं नहीं गई दिल्ली कभी प्रेपरेशन के लिए। आई एंटायरली रिलाइड ऑन द कोचिंग हियर एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज, यूट्यूब, माई फ्रेंड्स, फॉर दिस प्रेपरेशन। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कहाँ से करना अच्छा रहेगा? तो कहीं से भी कर लो। मैंने इनसाइट से की थी। इनसाइट्स के डेली क्वेश्चंस आते थे, और वो क्वेश्चंस न्यूज़पेपर के टॉपिक्स पे बेस्ड होते थे, तो इट सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेटेड एंड इट हेल्प इन्हांस माई नॉलेज इन सर्टन टॉपिक्स ऑन अ डेली बेसिस। वो डेली बिल्ड होता रहता था। एक टॉपिक पढ़ा, रात को उसका आंसर लिखा, तो वो दिमाग में बैठ जाता है टॉपिक। तो I think that's a good initiative. I'm not really aware about other such initiatives. This is the one I followed. Okay, what else?
सब सब्जेक्ट्स में नोट बनाना ज़रूरी है। अगर नोट्स होंगे तो अच्छा है, क्योंकि नोट्स कम टाइम में रिवाइज हो जाते हैं। यूपीएससी में थोड़ा टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा ज़रूरी है, तो नोट्स अगर बना रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। नहीं बन पा रहे हैं तो बुक्स में अंडरलाइन करके बुक्स के साइड में यू कैन राइट वट एवर यू फील इज़ इम्पॉर्टेंट, तो वैसे भी क्विकली रिविजन हो सकता है। मैंने हिस्ट्री के तो नोट्स बनाए थे, ज्योग्राफी 11-12 के मैं नोट्स नहीं बना पाई थी क्योंकि मुझे लगा बहुत टाइम टेकिंग हो रहा है, तो मैंने वो कॉन्सेप्ट्स वो पढ़ लिए बुक से। एंड जब भी रिवाइज करती थी आई यूज़ टू क्विकली स्क्रिबल वट एवर वॉज इम्पॉर्टेंट, वहीं पे स्क्रिबल करती थी, वहीं से पढ़ लेती थी। एंड आई यूज़ टू जस्ट टर्न द पेजेस एंड रिवाइज। सो यू नो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। Okay, what else is being asked? Please tell me something about test series. About test series, I would say कि मेरे preparation में it has played a very major role, especially prelims के लिए। 2020 के prelims के पहले I practiced nearly 40 question papers, तो मुझे उससे कॉन्फिडेंस आया एंड उससे मैं एक्सपोज हो गई टू अ वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक्स एंड टू अ वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चनिंग। तो आई थिंक इट हेल्प मी, गिव मी एन इंट्यूशन कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है, सिमिलर क्वेश्चन देखा था या सिमिलर चीज़ कहीं पढ़ी थी। तो टेस्ट सीरीज से आई थिंक इट हेल्प्स यू रिवाइज कॉन्सेप्ट्स, इट हेल्प्स यू रिटेन अ लॉट। तो टेस्ट सीरीज का रोल तो डेफिनेटली है, and I would suggest that the more you practice, the more confident you get about this entire preparation. मेंस के लिए भी टेस्ट सीरीज इम्पॉर्टेंट है बिकॉज देन इट हेल्प टू रियलाइज़ कि आपकी प्रेपरेशन कहाँ स्टैंड करती है। तो अगर आपको सेल्फ असेसमेंट करना है इस प्रेपरेशन में तो आई थिंक गो फॉर सम टेस्ट सीरीज़। ज्वाइन करें ना करें, फ्रीली भी अवेलेबल है बहुत सारी टेस्ट सीरीज़, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। स्ट्रैटेजी फॉर रिविजन, सी रिविजन भी बहुत एक इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी पे बेस्ड होता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइम यू टेक फॉर योर फर्स्ट रीडिंग। एज आई सेड आई टुक नियरली 7 to 8 months, 6 to 7 months एक रीडिंग करने के लिए जीएस की। उसके बाद 3 महीने मैंने ऑप्शनल की पहली रीडिंग में लगाए और उसके बाद रिविजन का प्रोसेस शुरू हुआ। तो इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन योर रीडिंग, योर अंडरस्टैंडिंग, योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। तो प्लान अकॉर्डिंगली, प्लान योर डेज एंड प्लान हाउ यू कैन रिवाइज। एंड बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस आई वुड से वन थिंग कि मैंने आई रिवाइज एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस GS 1, 2, 3, 4 के सारे टॉपिक्स। सो आई थिंक इट हेल्प मी राइट वेल इन द एग्जामिनेशन। और ये पॉसिबल हो पाया क्योंकि मैंने प्लान कर लिया था कि मुझे लास्ट के 15 दिन में सिर्फ रिविजन करना है, मेंस के पहले 15 दिन में सिर्फ रिविजन करना है। तो आई थिंक ऐसा कुछ प्लान कर लें तो रिवाइज अच्छा हो जाएगा सारे सब्जेक्ट्स। कितने ईयर प्रिपरेशन किए आपने? मैंने 2018 में अपना बीटेक कंप्लीट किया था। 2019 वाला फर्स्ट अटैम्प्ट दिया तो उसमें मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था एंड 2020 वाज माय सेकंड अटैम्प्ट जिसमें मेरी 136 रैंक आई है। तो इट हैज़ बीन लाइक 2.5 years ऑफ प्रिपरेशन। यस। How to be fluent in English is what you're asking, I suppose. See, for improving your English, if you want to do that, read a lot and just read a lot. I think read a lot of newspapers, a lot of books, and talk to yourself in English. I think it will help you improve your speaking skills. इंटरव्यू के बारे में अगर मैं बताऊं तो इंटरव्यू इज़ द मोस्ट फन पार्ट ऑफ द प्रेपरेशन एंड इट्स ऑल्सो द ईजिएस्ट बिकॉज उसमें यू जस्ट हैव टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद द पैनल एंड दे टेस्ट यू फॉर योर थॉट प्रोसेस, योर क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड योर ऑनेस्टी एज वेल। अगर आप वहाँ पे फेक कर रहे हो कोई आंसर या उनको चीट करने की कोशिश कर रहे हो किसी आंसर में तो किसी दूसरे क्वेश्चन में आपको पकड़ लेगी। So you know, for interview preparation, just be well prepared for your DAF। जो DAF भरते हैं उसके बाद उसका थरो प्रेपरेशन हो जाए और अपने सिटी के बारे में, स्टेट के बारे में, हॉबीज़ के बारे में थरोली पता हो एंड उसके साथ साथ यू नो जो करंट इवेंट्स हैं उसके बारे में एक थरो नॉलेज हो। तो आई थिंक द इंटरव्यू प्रोसेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्मूथेस्ट amongst the 3 stages।
essay strategy is what I'm being asked. सो ऑनेस्टली ऐसे के लिए मेरी ऐसी कोई बहुत स्ट्रैटेजी नहीं थी. आई थॉट कि बस अपने आप को एक्सप्रेस करना है ऐसे में. तो आई वॉन्टेड टू हैव अ वेरी फ्री फ्लो ऐसे में. बट बिफोर द एग्ज़ाम बिकॉज आई गॉट टू नर्वस कि क्या लिखूँगी, तो उसके पहले जो कुछ मेजर टॉपिक्स होते हैं जैसे विमेन है, एजुकेशन है, एनवायरनमेंट है, एंड ऑल दीज एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी लाइक AI, मशीन लर्निंग, आई हैड प्रिपेयर्ड स्मॉल नोट्स रिगार्डिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स. और ऐसे के लिए कोई भी टॉपिक टाइप करो इंटरनेट पे एंड इट गिव्स यू अ नंबर ऑफ राइटअप्स. तो कोई भी पिक कर लो, वट एवर अपील्स टू यू. ट्राई टू लर्न हाउ टू राइट, यू नो, हाउ टू एक्सप्रेस. एंड उसके लिए मैंने आई रेड अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई रेड अ लॉट ऑफ टॉपर्स एसेज. मैंने देखा कि ये कैसे एक्सप्रेस करते हैं. कुछ लोग पोएम से शुरू करते हैं लिखना, कुछ लोग एक बहुत अच्छी स्टोरी से शुरू करते हैं, कोई एनेक्डोट देते हैं. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई ट्राइड you know, practicing and incorporating in my essays. So that's what I broadly did for essay, nothing too big. Um, what else is being asked? टाइम फॉर हिस्ट्री फर्स्ट टाइम. आई सपोज यूर आस्किंग कि पहली बार हिस्ट्री पढ़ने में कितना टाइम लगेगा. सी हिस्ट्री तो काफ़ी वाइड है, इसमें आर्ट एंड कल्चर भी है. आर्ट एंड कल्चर की बुक लिस्ट में कवर करना भूल गई थी. आई जस्ट क्विकली स्टेट कि मैंने आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया नहीं पढ़ी थी. मैंने पढ़ी थी फाइन आर्ट्स NCERT की क्लास 11. उसके साथ साथ मैंने पढ़ा था CCRT का मटेरियल जो इंडियन म्यूज़िक, डांसेस वगैरह पे है. एंड उसके साथ साथ मैंने पढ़ा था NIOS का कुछ सेलेक्टिव रीडिंग की थी. जो एंशंट मैथमेटिशियंस ये सब थे, उनके बारे में थोड़ी सी रीडिंग की थी. तो दैट वाज माय ब्रीफ प्रेपरेशन फॉर आर्ट एंड कल्चर. हिस्ट्री करने में थोड़ा टाइम लग सकता है. सो डोंट बी यू नो अंडर द इम्प्रेशन कि हिस्ट्री जल्दी हो जाएगा. हिस्ट्री में थोड़ा टाइम लग सकता है बिकॉज इट हैज़ सेवरल पार्ट्स. इसमें एंशंट, मेडिवल, मॉडर्न, सब वर्ल्ड हिस्ट्री सब कुछ है. तो इट मे टेक 2 months डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड. कंटिन्यू कितने आवर्स पढ़ना होता है, यू नो, बहुत इंडिविजुअल होता है. ये डिपेंड करता है कौन कितने घंटे पढ़ रहा है. मैं अपना बता सकती हूँ एक ब्रीफ ब्रेकअप मेरे पूरे दिन का. मैं आई वॉज यूज टू स्टडी लेट इन द नाइट. तो अराउंड 12 बजे दिन में शुरू करती थी पढ़ना. एंड फर्स्ट आई वुड रीड द न्यूज़पेपर. फिर 3 बजे तक वो सब करके आई यूज टू गेट डन विद ऑल ऑफ दैट. 3 बजे से फिर बैठती थी. एंड आई यूज टू स्टडी जनरल स्टडीज़ फॉर अ फ्यू आवर्स, कोई भी सब्जेक्ट जो भी पढ़ रही हूँ उस टाइम पे. एंड देन शाम को अगर ऑप्शनल पढ़ रही होती तो 3-4 घंटे उस. एंड रात को बिफोर गोइंग ऑन टू स्लीप, अगर प्रीलिम्स पास होगा तो आई वुड बी गिविंग टेस्ट एंड रिवाइजिंग दैट. अगर मेंस पास होता था या मेंस की प्रिपरेशन के फेज़ में होती थी तो आई वुड write answers for 1 or 2 hours, evaluate them, and you know, make some notes out of the things that I find interesting to quote in answers. तो आई थिंक ब्रॉडली ये ऐसे डिवीज़न होता है दिन का. वो आप पे डिपेंड है. मैं करीब 8 से 10 घंटे पढ़ती थी डेली बेसिस पे बिफोर मेंस. मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए इतना नहीं पढ़ती. कैन आई स्किप एंशिएंट एंड medieval history? See, medieval and ancient, I think it's important. It's an important portion both for prelims and mains. So don't just skip it, because by skipping a topic, by skipping a major topic, you reduce your chances of doing well as compared to your competitors. तो ऐसा कुछ मत करो जो आपको लूज आउट कराए as compared to your competitors. What else? Diagrams and sketch, they help to get good marks. I think they definitely help to make your answer stand out from the rest of the competitors. So मैंने बहुत ज़्यादा डायग्राम्स तो नहीं बनाए थे, बट यू नो आई स्टार्टेड माई आंसर्स विद अ गुड इंट्रोडक्शन. कोई फैक्ट या कोई इंट्रोडक्शन जो मुझे अच्छा लगता था उससे स्टार्ट करती थी आंसर्स. एंड आई वुड ऑल्सो एंड माई आंसर्स विद अ फैक्ट और समथिंग लाइक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं या कोई गवर्नमेंट का गोल होता था तो उससे एंड करती थी. तो आई थिंक इट मेड फॉर अ वेल राउंडेड आंसर.
Okay, so I'll just take a few more questions and then I'll end this live. So if there's something prominent that you need to ask, please do. आपने एमसीक्यू कहाँ से किए प्री से पहले? एमसीक्यूज़ एक तो मैं डेली बेसिस पे करती थी, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स 5-6 क्वेश्चंस डेली निकालते हैं, तो विजन, इनसाइट्स और दृष्टि वगैरह के रोज़ सॉल्व करती थी। और जो टेस्ट सीरीज़ थी उसमें मैंने प्राइमरीली विजन और इनसाइट्स के एमसीक्यू सॉल्व किए थे। व्हाट एल्स? आंसर राइटिंग कैसे इम्प्रूव करें? आई थिंक आंसर राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए वन थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड कि इफ़ योर कंटेंट इज़ नॉट एट पार्ट, तो आपको एनालाइज करना होगा कि आंसर में दिक्कत क्या है। फ्लो की दिक्कत है, स्ट्रक्चर की दिक्कत है, या कंटेंट की दिक्कत है। अगर कंटेंट की दिक्कत है तो वर्क ऑन योर कंटेंट। जो टॉपिक्स दिए हुए हैं जीएस के सिलेबस में, उस सब टॉपिक्स के आप नोट्स बनाइए एंड उसको अच्छे से नोट्स बनाइए, डायग्राम्स वगैरह के साथ ही नोट्स बनाइए एंड दैट विल हेल्प यू इम्प्रूव योर कंटेंट। अगर फ्लो और स्ट्रक्चर या स्पीड की कोई इशू आ रहा है तो you can refer to toppers copies and see how they write answers, how their answers have a very good flow. तो उससे सीख सकते हैं आप आंसर राइटिंग एंड give your answers to your friends to evaluate. I think they'll judge better that where are you lacking. For anthropology, those of you are asking, I had a very simple strategy for anthropology. I did not do any coaching, so I had to prepare by myself. तो जो ब्रेन ट्री के नोट्स हैं 3 वॉल्यूम्स, मैंने वो सारे पढ़े थे एंड पहली रीडिंग की मैंने 3 महीने में। उसके बाद मैंने जब उसको पढ़ा आंसर को, तो उसके नोट्स बनाए ब्रेन ट्री से। और प्रज्ञा जैन मैम के नोट्स हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, उसको थरली यूज़ किया था अपने नोट्स बनाने के लिए। उसके साथ साथ सचिन गुप्ता सर के भी नोट्स हैं, दे आर ऑल्सो अवेलेबल ऑनलाइन। उससे मैंने सिर्फ वैल्यू एडिशन किया था प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। तो उसमें जो डायग्राम्स हैं, केस स्टडीज़ हैं और जो भी वैल्यू एडिशन था, I picked that up from sir's notes, Sachin Gupta sir's notes. So I think that's how I prepared my own notes and then revised it multiple times before giving the exam. बहुत ज़्यादा इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया था मैंने आंसर की प्रेपरेशन को। ओके, सारी एनसीईआरटी पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। अगर पढ़ लोगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू बिकॉज आई थिंक अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, स्पेशली फॉर हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। एंड if you don't have the time then you can refer to some notes, short notes available है online सारी NCERTs के लिए। अगर पूरी बुक नहीं पढ़ पा रहे हो then you can go through those short notes, तो वो लिमिटेड टाइम में कवर हो जाएगा। और बाकी जोग्राफी वगैरह के लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर चाहिए तो NCERT you can read, it's totally up to you, but I would advise that you should read it. Okay, so I think it's been 40 minutes. I will end the live in another 5 minutes and I'll take a few more questions, 1 or 2 more questions. Okay. हिंदी मीडियम के लिए somebody is asking कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट अच्छा है। मेरा मीडियम तो इंग्लिश था तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट ऑप्शनल भी बहुत लेवल प्लेइंग फील्ड प्ले करता है। तो यू कैन चूज़ एनी सब्जेक्ट ऑफ योर इंटरेस्ट, वो मैटर नहीं करेगा कि मीडियम कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है। आपका अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है किसी सब्जेक्ट की, आपका एप्टीट्यूड अच्छा है उस सब्जेक्ट के लिए, तो you can opt for that subject. You will score well if you have a good understanding. That's the bottom line for choosing any optional subject. Don't go blindly by trends कि अगर ये optional अच्छा कर रहा है तो I will choose it no matter what. Choose it only when it interests you sufficiently so as to be able to spend a lot of time with the optional, because उसको पढ़ने में काफ़ी टाइम लगता है, रिवाइज करना होता है, नोट्स बनाने होते हैं, it takes a lot of time. इंटरेस्ट नहीं है तो यू विल नॉट फील वेरी वेल कनेक्टेड एंड यू माइट नॉट बी एबल टू डू एज वेल। तो प्लीज़ डू इट बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। नदीम हसनैन,
PNAT तो नहीं पढ़ा था मैंने उसके लिए एंथ्रोपोलॉजी के लिए, बट हाँ नदीम हसनैन ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी के लिए बहुत सिलेक्टिवली रीड किया था कुछ केस स्टडीज़ के लिए जो ट्राइबल सोसाइटी से रिलेटेड थी। बहुत सिलेक्टिवली रीड किया था। आई डिड नॉट रीड नदीम हसनैन एंड टू एंड। एम्बर एंड एम्बर वगैरह नहीं रीड की थी मैंने। आई टोल्ड यू व्हाट आई रेड, ब्रेनट्री एंड टॉपर्स नोट्स एंड नदीम हसनैन वेरी सिलेक्टिवली, जस्ट अ फ्यू टॉपिक्स फॉर वैल्यू एडिशन। मैंने प्रेपरेशन 2018 में स्टार्ट की थी। 2020 वाला अटैम्प्ट मेरा सेकंड अटैम्प्ट था एंड आई कुड क्लियर दैट विद 136 रैंक। एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड की स्ट्रैटेजी आई विल शेयर। एथिक्स के लिए मैंने कोचिंग की थी जीएस के लिए, तो जीएस 4 कोचिंग में कवर हो गया था। अतुल गर्ग सर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे नोट्स दिए थे, बहुत अच्छे से पढ़ाया था पूरा एथिक्स, तो हर टॉपिक के नोट्स मेरे पास तैयार हो गए थे बिकॉज ऑफ दैट क्लास, ऑफ दैट कोचिंग। तो एथिक्स वॉज प्रिपेयर्ड बाय दैट एंड उसको मैंने सप्लीमेंट किया। उन्होंने नोट्स तो दे दिए थे, आई रेड थ्रू द नोट्स वंस और ट्वाइस। उसके साथ साथ मैंने सप्लीमेंट किया बहुत सारे कोटेशन से। तो जो भी कोटेशंस मुझे मिलते थे आई यूज़ टू ट्राई एंड स्टिक दैट इन फ्रंट ऑफ माई सेल्फ, अपने टेबल के सामने चिपका के। आई यूज़ टू गो थ्रू दोज कोटेशंस एंड आई कोटेड अ लॉट ऑफ दोज इन माई आंसर्स एथिक्स में। दैट्स फॉर द कोटेशन पार्ट। जो केस स्टडी वाला पार्ट होता है, आई थिंक उसमें इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू थिंक। केस स्टडी को हैंडल करने के लिए गो थ्रू अ फ्यू मॉडल आंसर्स केस स्टडीज़ के एंड इट विल हेल्प यू गिव अ डायरेक्शन टू थिंक। आप उस डायरेक्शन में थिंक करें, introspect that if you are an officer, if you are placed in such and such position, how can you act as a responsible officer, how can you best discharge your duty। तो ऐसे करके प्रैक्टिस मैंने की। मैंने अपने फ्रेंड से भी डिस्कस किया काफ़ी कि अगर ये सिचुएशन होती तो हमें कैसे एक्ट करना चाहिए, या क्या क्या पॉसिबल लाइन ऑफ एक्शंस हैं जो कोई ऑफिसर ले सकता है या कोई भी पोजीशन होल्डर ले सकता है। तो आई थिंक उसमें डिस्कशन और थिंकिंग का काफ़ी मेजर रोल होता है if you want your ethics answers to stand out or to make sense। तो ये किया था। और उसके साथ साथ केस स्टडी को लिखने का भी एक तरीका होता है, उसका एक फ्लो होता है उसके आंसर का। तो उसके लिए मैंने विशाखा यादव मैम की कॉपीज रेफर की थी। उनके काफ़ी अच्छे 165 मार्क्स आए थे लास्ट ईयर। सो मैंने उस कॉपी को काफ़ी अच्छे से रीड करके समझा था कि आंसर्स लिखते कैसे हैं। ओके, best option for ECE students, see I am an ECE student myself, so it doesn't matter, I chose anthropology because उसमें bio वाला question was interesting to me, so you can choose any option for yourself, geography, PSIR, anthropology and history, whatever interests you। GS की पढ़ाई करो and see इनमें से शायद कोई सब्जेक्ट तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगे as an option, so you can choose wisely based on any interest। अगर दिल्ली से नहीं लखनऊ से कोचिंग करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अल्टीमेटली कोचिंग इंस्टीट्यूशंस विल ओनली प्रोवाइड गाइडेंस एंड ऑल द हार्ड वर्क एंड ऑल द strategizing has to be done by you। So don't have such inhibitions, don't have such preconceived notions कि दिल्ली नहीं गए तो हो नहीं पाएगा। It's entirely possible that you prepare by your own, by yourself and clear this exam, so don't be under any such conception। when did I start answer writing? I started answer writing जब मैंने 5-6 महीने GS को एक बार पढ़ लिया था, तब मैंने आंसर राइटिंग शुरू की और थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स का भी आइडिया हो गया था, क्योंकि उसके पहले आई वॉज क्लूलेस ऑनेस्टली। तो क्या लिखती आंसर में, जब एक बार प्रिपेयर कर लिया तब आंसर लिखना शुरू किया था। ओके, विच ऑप्शनल सब्जेक्ट इज़ बेस्ट फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स? आई थिंक medical science is an option in UPSC, so you could look into that. A lot of people did score really well in science subjects as options। I followed Vision Current Affairs magazine because I was very comfortable with that format, तो starting से उसको ही किया था। and okay, I've already told about the book list for those who are asking, and I'll save this live session so you can go back to it and refer to those। Okay, so I think I'll end this live session here। Thank you so much everybody for joining, and for those asking which service I'm expecting Indian Police Services, that is IPS।
because that was my second preference. Okay, thank you so much. Have a good evening.